हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के टीएस क्लासेस में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी जेईई 2025 मैकेनिकल के लिए। आरआरबी जेईई सिविल 2 की जो सिलेबस है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट कुछ चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है और किस तरीके से हम लोग जो है अपना लेक्चर्स को स्टार्ट कर रखेंगे और किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। स्टार्टिंग वीडियो है, इसलिए अभी सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का पीछे मकसद भी ये है क्योंकि इसकी जो वेटेज इतनी ज़्यादा रहती है, मतलब सोचो कि आपको ज़्यादा कम मेहनत करना है और नंबर इसमें आपको अच्छे खासे आने वाले हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। तो देखो, हम लोग जो भी चीज़ आपको मैं वीडियो में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो भी टॉपिक मैं इस बोर्ड में डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है नोट नहीं करनी है। आपको सिर्फ ड्यूरिंग द लेक्चर अच्छे से लेक्चर को सुनना है, देखना है, समझना है। और जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो आपको एक नोट्स प्रॉपर जो है मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। आपको सिर्फ नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाना है, इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि जो मैं चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या मुझे उससे नोट डाउन कर, नहीं, नोट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको लेक्चर को अच्छे से सुनो, समझो, ठीक है। और आपको प्रॉपर एक तरीके से आपको मिल जाएगी, क्लास की नोट्स भी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। क्वेश्चन जो कहाँ से लगाने हैं धीरे धीरे जब आप हम लोग आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट में ना, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बता दूंगा। तो जो मैकेनिकल के लिए अभी आप लोगों ने देखा कि टोटल जब आरआरबी जेईई 2025 के लिए जो एक असेसमेंट वैकेंसीज आई है, नो डाउट ये बहुत ही कम आई है। 2570 की इतनी वैकेंसीज आने की उम्मीद है, जो कि बहुत कम है। उम्मीद करेंगे कि ये वैकेंसीज बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी तो ये रेलवे बोर्ड के द्वारा असेसमेंट जारी किया गया है, अब देखो कब तक नोटिफिकेशन आउट होता है। तो आप लोग भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू में रखो ताकि सिलेक्शन की भैया उम्मीद आपकी बढ़ जाए। अब सबसे पहले समझते हैं कि आरआरबी जेईई में दो फेज का एग्जाम है। सीबीटी 1 जैसे क्लियर करोगे सीबीटी 2 में एंटर करोगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी जेईई 2025 मैकेनिकल के लिए, जहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ 150 100 क्वेश्चंस इसमें आपको रहने वाला है टेक्निकल का और 50 क्वेश्चंस रहेगा इसमें नॉन टेक्निकल का। ये 100 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि मैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं ताकि जो मेरी जो है प्रिपरेशन बहुत कम टाइम पे अच्छी तरीके से हो जाए। तो उसमें से एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या इसी का नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये किस तरह का सब्जेक्ट है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो है न्यूमेरिकल पोर्शन भी मिलेगा और थ्योरी भी मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि 60% इसमें थ्योरी का आपका वेटेज रहता है और 40% न्यूमेरिकल का। और जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो बहुत ही मेरे दोस्त ईजी आते हैं। अगर इसकी वेटेज की बात करो कि जो 100 नंबर आपके टेक्निकल में आते हैं तो इसकी वेटेज कितनी रहेगी आपकी? 8 से 10 नंबर आप प्रीवियस ईयर के जो है 2019 हो चाहे अभी आपका जो 2024-25 में जो आपका एग्जाम हुआ है सीबीटी 2 का, उसमें उठा के देखोगे तो 8 से 10 नंबर इस पेपर से आते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना, जब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजीली वे में आपको जो है बनने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है मेरा? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंडस्ट्री जो होती है हमारे कंट्री में, इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बोला जाता है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री रहेगी उतना ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगी? रोज़गार मिलेगी। जब आपको रोज़गार मिलेगा तो क्या होगा? आपके पास हाथ में कैश फ्लो होगा, मनी आएगी। आप मार्केट से कोई भी चीज़ क्या करो? बाई करोगे। गवर्नमेंट को भी टैक्स भरोगे तो उससे कैश का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। अब जब गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे तो गवर्नमेंट का भी इनकम होगा। और जो जिस किसी भी कंट्री के इंसान जिनको रोज़गार मिलेगा तो वो भी अपने लाइफ स्टाइल को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। अपनी अच्छी एजुकेशन हो, चाहे अपना हेल्थ सिस्टम हो, फैमिली का अपना केयर करना हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री किसी भी कंट्री में लगाना ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसको डेवलप्ड बनाना है तो इंडस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में होता क्या है। इंडस्ट्री में देखो क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्शन करते हैं। एक एक चीज़ करके आप लोग एक एक वर्ड जो है यहाँ पे सुनते चले जाओ, उसी से दो। यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाला है, ठीक है। बिफोर हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक प्रोडक्शन आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का टर्म आता है, ठीक है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग? देखो,
कोई भी चीज़ अगर आपको बनाना है, कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दैट मटेरियल इज नोन एज रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब अगर हमें कुछ बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस डस्टर, ये डस्टर मान लो ये प्लास्टिक का है, इसमें रुई लगा हुआ है, तो अगर आपको ये इस शेप में, इसको अगर हम डस्टर बोल रहे हैं, तो हमें जो मटेरियल चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, प्लास्टिक चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है। तो आपको जो है रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो तो, ठीक है। इनिशियल प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। इसी रॉ मटेरियल को आप मतलब मशीन्स के द्वारा आप उसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट को बनाते हो। तो यहाँ सिंपली समझते हो व्हाट इज प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस होता है। कहाँ पे, प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में। जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है, तो प्रोडक्शन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस इन प्रोडक्शन सिस्टम वेयर वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। अब प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम तीन चीज की मिल के बना होता है। एक होता है इनपुट, उसके बाद आता है यहाँ पे आपका कन्वर्जिंग प्रोसेस, ठीक है, कन्वर्जिंग प्रोसेस, एंड द फाइनली वी गेट आउटपुट। ये तीनों चीज को मिला के बोला जाता है क्या, प्रोडक्शन सिस्टम। तो इसी प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट हमारा क्या क्या रहता है वो अभी समझने वाले हैं। उसके पहले ये समझो कि अगर हम लोग को कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है तो हमें चाहिए रॉ मटेरियल, ठीक है। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट हम लोग जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो है कुछ गुड्स, गुड्स मतलब जो मटेरियल सामान या सर्विसेज भी हो सकता है। सर्विसेज कैसे, समझो कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनकी भी एक अपनी प्रोडक्शन है, बट वो आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहा है आउटपुट में। मतलब वहाँ पे जो आपको प्रोडक्शन मिल रहा है वो नॉन टेंजिबल का फॉर्म में मिल रहा है। आप किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हो, बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस ने मूवी बनाया, बट आपको क्या मिला वहाँ पे, आप पिक्चर देख के आते हो, हाथ में कुछ मिला आपको, हाथ में नहीं मिला, बट वो भी क्या एक प्रोडक्शन है। मतलब आप ये समझो कि प्रोडक्शन एक ऐसा टर्म है जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसमें जो है आउटपुट जो होता है उसमें गुड्स भी हो सकता है या सर्विसेज भी हो सकता है। सर्विसेज को आप जो होता है हाथों से टच नहीं कर सकते हो। आपको जियो में कोई प्रॉब्लम आया नेटवर्क में, आप सीधा कस्टमर को फ़ोन लगाते हो, वो आपको क्या देता है, सर्विस देता है, वो भी उसकी प्रोडक्शन है। बट वो क्या सर्विस किस फॉर्म में होती है, इनटेंजिबल, समझ रहे हो। मतलब अगर प्रोडक्शन सिस्टम में जो आउटपुट मिलता है वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका जो आउटपुट रहेगा दैट इज़ ऑलवेज फिजिकल फॉर्म, मतलब कोई गुड्स रहेगा, मटेरियल रहेगा, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट जो रहेगा वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, या फिर इस डस्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हो रहा होगा, इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको फिजिकल फॉर्म में हाथ में कुछ चीज़ें मिल रही है आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। आपने कुछ इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला। लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है उसमें आउटपुट में सर्विसेज भी मिल सकता है, गुड्स भी मिल सकता है। तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ये चीज़ देखा होगा कि जितने भी सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये प्रोडक्शन कहलाएगी। ऑल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन का ही एक भाग होता है कौन, मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हो एक नैरो टर्म है और प्रोडक्शन बोल सकते हो एक तरफ से ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर मतलब एक बड़ा सा टर्म है। प्रोडक्शन मतलब या तो आपको गुड्स मिलने वाला है वहाँ से, या तो आपको सर्विसेज मिलने वाला। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सभी तरह के प्रोडक्शन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है।
जैसे कि अगर मान लो आपने मेडिकल का बात किया, मैंने एग्जांपल, मेडिकल स्टोर में जाते हो या डॉक्टर के पास आते हो या किसी आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, वहाँ से जो आपको सर्विसेज मिल रही है आउटपुट के फॉर्म में, तो ये सब सारे क्या इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल, बट दीज आर ऑल्सो प्रोडक्शन। तो ये इस प्रोडक्शन को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट का फॉर्म में कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो हमेशा फिजिकल फॉर्म में आपको वहाँ पे मटेरियल मिलने वाला है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस हुआ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग एक नैरो टर्म है, इसमें आपको आउटपुट में हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट मिलेगा, बट प्रोडक्शन का केस में आपको फिजिकल प्रोडक्ट भी मिल सकता है या तो सर्विसेज भी मिल सकती है। ठीक है, तो चलो, तो प्रोडक्शन हमें समझ में आ गया कि प्रोडक्शन क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस इन आवर प्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे आपने देखा प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट होता है, कन्वर्जिंग प्रोसेस और आउटपुट होता है। अब आप इनपुट में क्या क्या दे सकते हो, ये क्वेश्चंस हमारे दोस्त एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, एसएससी जेईई में पूछा गया, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो वेरी सिंपल 5M याद रखना है। इनपुट में हम लोग 5M देते हैं। क्या क्या देते हैं देखो, मनी आपको चाहिए ही चाहिए, मटेरियल चाहिए ही चाहिए, मशीन्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गया, मेथड, किस मेथड से हम लोग चीज़ों को बनाने जा रहे हैं, और मैन पावर। These are the basic 5M which is required in the form of input। तो इनपुट में जो आपको चाहिए मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड, मैन पावर। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑप्शंस रहेंगे और पूछा जाएगा बताओ इज गिवन 4 ऑप्शंस व्हिच इज नॉट अ इनपुट प्रोसेस या एन इनपुट प्रोसेस इन प्रोडक्शन सिस्टम। उसमें मान के चलो ये 3 दे के रखा हुआ रहेगा, चौथा कुछ और दे देगा, तो ये तीनों तो इनपुट कहलाएंगे और जो चौथा रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5M मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड, मैन पावर, ये जो 5M होता है ये प्रोडक्शन सिस्टम की इनपुट कहलाती है। यहाँ मशीन्स के द्वारा कन्वर्जन किया जाता है और ये आउटपुट में आपको प्रोडक्शन में क्या मिलने वाला, गुड्स मिलने वाला या तो सर्विसेज मिलने वाला। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि प्रोडक्शन सिस्टम में इनपुट होता है जिसमें 5M की रिक्वायरमेंट होती है, कन्वर्जिंग प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। 5M मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड एंड मैन पावर। क्लियर है? चलो, अब मान के चलो यहाँ हमने कुछ प्रोडक्ट को बनाया और हमें लगा कि इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी को हम लोग मैच नहीं कर पाए, तो यहाँ से फिर इसका एक फीडबैक जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग सुधार करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक फीडबैक लूप रहेगा कि हम लोग देखेंगे मटेरियल जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाने वाले थे क्या वो उसी क्वालिटी का बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ से चेक करेंगे, अगर वो बन गया दैट इज़ गुड, अगर नहीं बना तो फिर से हम लोग यहाँ पे सुधार करेंगे, भाई क्या गलती है, उस गलती को सुधार करके फिर हम लोग वहाँ पे आउटपुट निकालने वाला है। अब मुझे ये बताओ, जब भी कोई इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है, या अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक इंडस्ट्री बनाना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, तो सबसे पहले प्लान करोगे तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए हमें लैंड मास, ज़मीन चाहिए भैया, ठीक है, एक ज़मीन चाहिए, आपने ज़मीन ले लिया, उसके बाद इस पर क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि किस तरीके से जो आप वहाँ पे प्लान करने वाले हो, कहाँ कहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स बनेगी, नहीं बनेगी, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मेरा इसके अंदर में बनेगा ज़मीन खरीदने के बाद। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हो तो हमारे इस प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब बहुत सारे मशीन्स जो है यहाँ पे लाए जाएंगे। मान लो मशीन्स M1 है, M2 है, M3 है, ठीक है, M4 है, मशीन्स, ये सारे मशीन्स है। इन मशीन्स को हमको अपने प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में लेकर आना है, ठीक है, ताकि हम अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बंदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ठीक है, उसका ये काम रहता है कि किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में मशीन्स का, चाहे उसके उस सिस्टम के अंदर का डिज़ाइन हो, चाहे मशीन का इंस्टॉलेशन हो, किस तरीके से करना है ताकि उस सिस्टम के अंदर
मैक्सिमम आउटपुट जो है निकल का है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लो इतना जगह है और हम एक मशीन से यहाँ बैठा दिए, दूसरा मशीन से यहाँ बना दिए, पता चला कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको 2 मशीन से होके जाना, तो पहले यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा, तो आपने क्या किया, जगह का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियर को हायर करते हैं, ताकि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस जगह का अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन करें, ताकि हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल इंजीनियर को हम लोग हायर करेंगे और वो वहाँ पे एक प्रॉपर डिज़ाइन देगा, इंस्टॉलेशन देगा, ठीक है, ताकि हमारे सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बनेगी। अब जब ये सब सारा चीज़ हो गया, उसने पूरी अच्छी तरीके से इंस्टॉलेशन भी कर दिया, ठीक है, उसने प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह सब कुछ बना के दे दिया, सारा चीज़ सेटअप हो गया मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन मान लो बना के रख दिए हम लोग, 1 2 3 4, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर करके चला गया। अब एक बंदा है, अब हमें क्या करना है, मटेरियल को प्रोड्यूस करना है। तो मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए अब उसको प्लानिंग कौन करेगा, उसके लिए आता है क्या, प्रोडक्शन मैनेजर। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब प्रोडक्शन मैनेजर का काम रहेगा कि हम जो भी चीज़, सपोज करो कि ये हमें मार्कर बनाना है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए जो भी इनपुट चाहिए वो इनपुट हमें लाना है, कहाँ से लाना है, नहीं लाना है, सारा प्लान कौन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, ठीक है। और डे बाय डे की जो भी एक्टिविटी होगी प्रोडक्शन के लिए, उस सारा चीज़ का कंट्रोल का जो जिम्मेदारी रहेगा वो प्रोडक्शन मैनेजर करेगा। तो इतनी बात हमें यहाँ से ये समझ में आई कि अगर कोई नया इंडस्ट्री रहेगा तो उसमें जो मशीन्स का इंस्टॉलेशन होगा या उसके अंदर की जो डिज़ाइन होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल बाय इंडस्ट्रियल इंजीनियर। अब जब सारा चीज़ इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद डे बाय डे एक्टिविटी जो होगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। कि भैया इनपुट में उसको जो भी मटेरियल को खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से आने वाला है, तो सारा चीज़ उसको वो मैनेज करना पड़ेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, ठीक है। अब देखो कोई भी सिस्टम, जैसे हम ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करो ये मार्कर को बनाने में मुझे लगे 10 रुपये, ठीक है। और आप चाहोगे कि अगर हम लोग कोई भी मटेरियल, मतलब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप हमेशा क्या चाहोगे, मेरी प्रॉफिट हो। अगर मुझे ये 10 रुपये बनाने में लग गया और बाकी लोग जो बना रहे हैं मतलब मार्केट के अंदर में, वहाँ पे वो 5 रुपये में सपोज करो बेच रहे हैं, तो अगर आप 10 रुपये में बनाओगे तो 5 रुपये में क्या इसको बेचोगे, नहीं, आप लॉस में रहोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको भी जो है इस मार्कर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये भी 5 रुपये में बन के रेडी हो जाए, क्योंकि ये सेम मार्कर अगर मार्केट में 5 रुपये में बिक रही है और अगर आप इसको 10 रुपये में बनाओगे तो आप 10 रुपये में बना के उसको 5 रुपये में कभी नहीं बेचोगे। तो उसके लिए एक टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो होता है ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपन इनपुट। मतलब क्या कि हम चाहते हैं किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में इनपुट जो रहता है ये कम से कम दे और आउटपुट जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। मतलब हम किसी भी सिस्टम में अगर हम 10 रुपया लगा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आउटपुट हमेशा मेरा 10 रुपया से ज़्यादा ही रहे। तो अगर किसी भी सिस्टम में, अगर जैसे आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, सपोज कोई बंदा 2 घंटा पढ़ा, कोई 5 घंटा पढ़ा, तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है, हो सकता है कि आपने 2 घंटे में उतना चीज़ कवर कर लिया जो बंदा 5 घंटे में कवर कर रहा है। ये बंदा पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है, बीच में अपना टाइम पास भी कर रहा है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। इसने क्या इनपुट में कम दिया, टाइम को कम दिया, और इसको आउटपुट में क्या ज़्यादा मिला, उसको रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है, उसने ज़्यादा चीज़ अपना कंटेंट को जो है कंप्लीट किया है। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन इंडस्ट्री। किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में प्रोडक्टिविटी जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है, वही डिसाइड करता है कि आपकी जो है इंडस्ट्री के अंदर में जो है वो आपका लॉस में चल रही है कि वो प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी एक क्वांटिटेटिव टर्म है, आउटपुट अपन इनपुट, ये सारा चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया। अभी तक हम लोग स्टार्टिंग किए थे कहाँ से, कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज ए स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस इन विच, कहाँ पे वैल्यू एडिशन प्रोसेस कहाँ पे करते हैं, इस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में करते हैं, ताकि मटेरियल को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके और उसका यूटिलाइज जो है वो अच्छे तरीके से हो। फिर हम लोगों ने समझा
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन जो होता है एक आपका ब्रॉडर टर्म है और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है एक नैरो टर्म है। ये फिजिकल फॉर्म में हमेशा आपको हाथ में मिलेगा जब ये आउटपुट में होगा, और आपका जो प्रोडक्शन होता है ये गुड्स मतलब फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ये सर्विसेज के फॉर्म में भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इनपुट जो होता है उसमें 5M होगा, मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड, मैन पावर। ये 5M आपको याद रखना है। फिर हम लोग जैसे आगे बढ़े, हम लोगों ने समझा एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर होगा जिसका काम रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर में मशीन्स का इंस्टॉलेशन डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से करे ताकि प्रोडक्टिविटी उस प्रोडक्शन सिस्टम की हाई हो। जो डे बाय डे एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में उसको जो कंट्रोल करता है दैट पर्सन इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, चलो अब यहाँ तक ये सारा चीज़ समझ में आ गई। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। तो कॉस्ट इन प्रोडक्शन को स्टार्ट समझने से पहले आप लोग समझ लो कि कौन कौन से कॉस्ट जो है हमें मतलब लगता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहला कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ सकता है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल लगेगा किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लस जो वहाँ पे मैन पावर एक्चुअल में खट रही होगी ना, डायरेक्ट लेबर हो गया। तो ये सारे कॉस्ट क्या हो गया आपका प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद दूसरा कॉस्ट आता है उसको बोलते क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब ये जो एक ऐसा कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली जो है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं लगता है, लेकिन अगर ये नहीं लगेगा तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम जो है इफेक्टिव वे में काम नहीं कर सकता। इसमें जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगता है। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जब मान लो कोई अगर मशीन है, उस मशीन्स को चलाने के लिए प्रॉपर आपको लुब्रिकेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रीस चाहिए। कोई अगर मैन पावर वहाँ खट रहा तो उसको कॉटन का मान लो कोई कपड़ा चाहिए हाथ वाथ साफ करने के लिए। तो ये सब बेसिक फैसिलिटीज जो है इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो, ये आपको चाहिए ही चाहिए उस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में। तो इसलिए इसको बोला गया क्या, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। आप अगर सोचोगे कि मशीन्स में बिना लुब्रिकेशन बिना ग्रीस में अगर हम आप यूज़ कर लोगे तो भैया बाद में जाके आपको एक लंबा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो गया, प्लस इसमें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आता है। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या क्या होगा सोचो जरा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपका आता है वॉचमैन। वॉचमैन अगर नहीं रहेगा तो समझ लो क्या हो जाएगा, वॉचमैन हो गया। ठीक है, प्लस जो भी सुपरवाइज़र आप लोगों ने हायर किया होगा उस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर उसको देख रेख के लिए, उसको भी कॉस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैन पावर को हैंडलिंग करने के लिए। तो ये सब सारे क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। तो पहला कॉस्ट प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल हो सकता है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो एक्चुअल वहाँ पे खट रहा होगा। ठीक है, वॉचमैन क्या है, जहाँ मशीन्स का रहता वहाँ पे वॉचमैन रहता नहीं रहता, लेकिन ये वॉचमैन चाहिए। ठीक है, सुपरवाइजर को देख रेख करने के लिए सारा चीज़ को सुपरविजन करने के लिए चाहिए। ये सारे आपके इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगा। तो तीसरा कॉस्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है ये मिलके बनता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ये एसएससी जेई में जो है ये क्वेश्चंस पूछ चुका है मेरे दोस्त कि व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट। द फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट या तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फिर चौथा आता है क्या, टोटल कॉस्ट। व्हाट इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है किसी भी मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट। अब बिना एडवर्टाइज का कोई भी प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा कि आपने कोई भी चीज़ बनाया है। अब देखते हो कि ठंडा के टाइम में भी कोको कोला का प्रचार क्यों दिया जाता है, ताकि आप भूल ना जाओ कि भैया हाँ ये चीज़ मार्केट में है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जितना ज़्यादा जोर से आप लोग करोगे, जितना अपना प्रोडक्ट की तारीफ करोगे, तो उतना ही लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो इसलिए लोग एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाते हैं। तो टोटल कॉस्ट जो होता है वो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट में जो कॉस्ट लगता है। पांचवा एक कॉस्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेलिंग कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप कोई भी चीज़ बनाए हो तो भैया आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो ये बेसिक किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में जो है ये कॉस्ट रहता है। प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ये डायरेक्ट मटेरियल या तो डायरेक्ट लेबर के अंदर आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है वो आपका प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये एक ओवरव्यू आपका एक आइडिया हो गया कि व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इनपुट में 5M क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट इन प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। तो ये सब सारा चीज़ आप लोग यहाँ बेसिक चीज़ हम लोग आज यहाँ पे समझे हैं। अगला चीज़ हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। अब मान लो ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन मैनेजर को कैसे पता रहेगा कि हम कितना मटेरियल को प्रोड्यूस करें सो दैट वी विल बी इन प्रॉफिट रीजन। ठीक है, तो ये एक टूल इसको एक मिलने वाला है जिस टूल का नाम है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। वो इसको बता देगा कि अगर तुम इस पॉइंट से इतना मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपकी जो प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो आपको प्रॉफिट में लेके जाएगा। और अगर उससे कम क्वांटिटी को बनाओगे तो आपकी प्रॉफिट, आपकी जो कंपनी या फैक्ट्री है वो लॉस में रहेगी। तो अगला वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रहता है। ठीक है, क्वांटिटी, सेकंड आता है टोटल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हो, और एक आता है सेलिंग कॉस्ट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से प्रोडक्शन मैनेजर को ये समझ में आता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी को बनाना चाहिए ताकि मैं प्रॉफिट का जोन में हमेशा रहूं। ठीक है, तो चलो लेक्चर का जो ओवर आपका मतलब इसमें जो चीज़ आपको लगे कि हाँ सर कुछ अगर इम्प्रूव करवाना चाहते हो मेरे से तो वो ज़रूर ऐड करना, और कैसा लगा ज़रूर बताना। तो हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिसको हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको स्टार्ट कर दिए हैं। और नोट्स का टेंशन मत लेना, जैसे हमारी लेक्चर आगे बढ़ेगी धीरे धीरे आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएगा। क्वेश्चंस भी हम लोग लगाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और अदर एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।